हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक क्लासेस। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके जो भी लास्ट में एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में, ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। पूछा जा रहा है कि द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम का पार्ट है किडनी? तो सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो भैया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ये एक्सक्रीशन कराता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जाइलम क्या कराता है भाई? वाटर का कंडक्शन करवाता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चाहिए? ऑप्शन है पहला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सनलाइट। ये सारे के सारे चाहिए, तब जाके हमारा क्या होता है? एरोबिक न्यूट्रिशन होता है। एरोबिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या कि फूड बनना। फूड कैसे बनेगा? फूड बनाएगा कौन? प्लांट्स बनाएंगे, है ना। फूड को बनाएगा कौन? प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। कहाँ पे पायरुवेट को तोड़ा जाता है तो कि जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में? तो ऑप्शन दिया हुआ है साइटोप्लाज्म में। क्या साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होगा? क्लोरोप्लास्ट में ब्रेक होगा? या न्यूक्लियस में ब्रेक होगा? न्यूक्लियस में तो ब्रेक नहीं होगा। न्यूक्लियस में क्यों ब्रेक होगा? यहाँ पे तो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को स्टोर करता है, डीएनए आरएनए। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि यहाँ पे तो ग्लूकोज बनेगा, यानी कि ये नहीं होगा, है ना। साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन, साइटोप्लाज्म में क्या चलता है? ग्लाइकोलिसिस चलता है, जो ग्लूकोज ब्रेक कर क्या बनता है? पायरुवेट। तो साइटोप्लाज्म में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट का डाइजेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है और इसका प्रोसेस कहाँ पे होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, फैट का डाइजेशन जो हमारे बॉडी में होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, हालांकि फैट को डाइजेस्ट करने से पहले उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। बिना फैट को ब्रेक किए हुए आप उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं कि कैसे होता है डाइजेशन, ज़रा समझो भाई। पहली बात तो आपको पता होगा कि लीवर जो है, लीवर एक जूस बनाता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर बेसिकली कोई यहाँ पे इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस का एक ही काम होता है, ये ब्रेक करता है ना, किसको? फैट को ब्रेक करेगा। क्योंकि जो फैट हम लोग खा रहे हैं बेसिकली वो लार्ज बड़े बड़े फैट बॉडीज़ होते हैं। अब लार्ज फैट बॉडीज़ को स्मॉल फैट बॉडीज़ में ब्रेक किया जाता है, और लार्ज फैट बॉडीज़ को स्मॉल फैट बॉडीज़ में या फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी कि पहले फैट को डाइजेस्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में ब्रेक करना पड़ेगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स का, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी कि बाइल जूस क्या किया यहाँ पे देखो, बाइल जूस हमारा जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको ब्रेक कर दिया किसमें? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, है ना। ये किसने किया? तो भाई ये किया बाइल जूस ने, ये किया बाइल जूस ने। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो अब ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये अब इंटर करेंगे कहाँ पे? ये जाएंगे इंटेस्टाइन में ना, है ना, टू इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जाएंगे और इंटेस्टाइन में इनका, इंटेस्टाइन में जो है इनको फर्दर क्या किया जाएगा? यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाएगा। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, है ना। कैसे होगा? और समझो, स्टमक के नीचे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक, मतलब पैनक्रियाज है। इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है क्या? पैनक्रियाज, है ना। और पैनक्रियाज जो है यहाँ पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिसका नाम है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाज के अंदर बनता है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, पैनक्रियाटिक जूस। और इसी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? इसी के अंदर प्रेजेंट होता है लाइपेज। ठीक है,
अब ये लाइपेज क्या करेगा, जो भी ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स है, इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने चालू करेगा। ये कौन डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये डाइजेस्ट कर रहा है लाइपेज, है ना। लाइपेज जो है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट कर देगा, किसमें, यानी कि इस फैट को किसमें ब्रेक कर देगा लाइपेज, इसको ब्रेक कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि यहाँ पे जो हो गया हमारा फैट क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, है ना। यहाँ पे डाइजेशन हो गया किसका, फैट का, डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि फैट जो है, फैट बेसिकली किसमें ब्रेक हो गया, फैट हमारा टूट चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने से पहले हमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब जैसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, ये कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में आएगा क्या, एक डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज, जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट कर देगा इसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और बॉडी जो है ये हमारा इसको एडजस्ट, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही अब तक क्वेश्चन था कि वेयर डज इट टेक प्लेस, तो आप बता दो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलीवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का रोल क्या होता है फूड के डाइजेशन में। तो आपको पता है कि बेसिकली क्या करता है, सलाइवा डाइजेशन करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो ये डाइजेस्ट करेगा माल्टोज को, है ना। ये जो है माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। और चूँकि सलाइवा जो है ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर प्रेजेंट क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स। और ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा, है ना। सलाइवा इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको पेटाइलिन भी बोलते हैं, पेटाइलिन भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो माल्टोज को बेसिकली यहाँ पे मतलब जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगा उसका डाइजेशन हो जाएगा किसके अंदर में, यहाँ पे ये आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगा ना, कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक कर दिया जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, सिंपल शुगर में, है ना, सिंपल शुगर में। यानी कि ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कौन, तो ये कर रहा है सलाइवा, है ना, सलाइवा ही कर रहा है, ठीक है। तो लगभग 70% मतलब 30% जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये डाइजेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, इज डाइजेस्टेड इन माउथ, माउथ के अंदर में यहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर दी बाई प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ऐसा क्या आपको बताना है कि कैसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और साथ में इसके क्या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात समझिए यहाँ पे कि कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशन ज़रा समझते हैं। कंडीशन पहला क्या होगा, पहला कंडीशन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। पहला हमें चाहिए कंडीशन हमारा होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, ठीक है। साथ ही में हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और फिर हमें चाहिए क्या, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। और साथ में हमें एक और चाहिए, नेसेसरी कंडीशन होता है सनलाइट चाहिए, सनलाइट या फिर आप इसको बोल सकते हो यूवी, सनलाइट चाहिए, या फिर हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, यूवी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़रा समझो भाई इस बात को कि ये तो हमारे नेसेसरी कंडीशन हो गए। तो ये जो रिएक्शन होता है ऐसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और होगा कहाँ पे, क्लोरोफिल में, है ना। ये मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सनलाइट या फिर यूवी के प्रेजेंस में, और प्लांट में कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया हमारा ग्लूकोज,
और साथ में हमारा ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट में चला गया। तो ये हमारे हो गए दोनों बाई प्रोडक्ट्स, ये दोनों जो हो गए हमारे बाई प्रोडक्ट्स हो गए, ये हो गया बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट्स भी हो गया और नेसेसरी कंडीशन भी हमने देख लिया क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो देख लो भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं एरोबिक और यहाँ पे लिख लेते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पहले होगा कहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब होगा तभी हमारा क्या क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक कहाँ कब होता है, जब ऑक्सीजन क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बेसिकली होता कहाँ पे है, तो ये आप लिखोगे अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है, पार्शली माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम बोल देते हैं यहाँ पे ये जो होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो, और आपसे अगर पूछा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में वाटर बनेगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग अगर पूछा जाए तो 38 ATP बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बोलोगे प्रोडक्ट क्या होगा पूछा जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो प्रोडक्ट होते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस साथ में यहाँ पे एनर्जी निकलती है। ठीक है, इथेनॉल होगा और कुछ यहाँ पे एनर्जी बनेगी। साथ में अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कमी है, ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड यहाँ बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कहाँ, ये इस एग्जाम्पल में पूछ रहा है नेम सम ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एग्जाम्पल में भाई आपको पता है कि सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, हमारे ह्यूमन में, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जितने भी ह्यूमंस वगैरह हैं या एनिमल्स हैं, इनके अंदर में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जबकि आपसे पूछा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आप बोलोगे ईस्ट में होगा, हो सकता है, नहीं तो फिर बैक्टीरिया में हो सकता है ना, ईस्ट बैक्टीरिया, या फिर मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लैक होता है ना। चलो, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ आर दी एल्विलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्विलाई के हमने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब हमने क्या किया है बेसिकली, हमारा जो एल्विलाई है किस तरह से डिज़ाइन रहता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो सके, है ना। ज़रा समझिए, एल्विलाई पढ़ने से पहले उसका डायग्राम ज़रा समझिए। देखिए, ये है एल्विलाई, बड़ा सा एल्विलाई होता है। ठीक है, और एल्विलाई के नीचे प्रेजेंट होता है कैपिलरी। कैपिलरी जो ब्लड लेकर आता है, बेसिकली एल्विलाई ये होगा कहाँ पर, तो ये एल्विलाई होगा लंग्स में। तो यहाँ लंग्स के पास से एक कैपिलरी गुजरती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, इसको बोलते हैं, यह है पल्मोनरी कैपिलरी। और ये जो है इसे हम बोल रहे हैं एल्विलाई, एल्वियोलाई, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं, आपको नहीं जानना, आप सिंपली समझो कि ये है एल्विलाई। ठीक है, अब क्या होता है कि एल्विलाई में क्या आएगा, एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या इनहेल करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ आता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है ये बेसिकली किसको लेकर आ रहा है, तो पल्मोनरी कैपिलरी यहाँ पे लेकर आ रहा है ब्लड्स को, है ना, यहाँ पे लेके आ रहा है ब्लड को। ये फ्लो है किसका, ये फ्लो है ब्लड का फ्लो है। ठीक है,
तो इस ब्लड के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, इस ब्लड के अंदर में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे होता है CO2, ठीक है। क्योंकि ये ब्लड कैसा होता है, ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्विलाई का यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर एल्विलाई डिजाइन, एल्विलाई का डिजाइन कैसा होता है, तो इस तरह से डिजाइन होता है जो कि यहाँ पे मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज हो पा रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे कि एल्वियोलाई जो है आर डिजाइंड, किस तरह से डिजाइन है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है, इस तरह से एल्वियोलाई डिजाइन है कि अपने सरफेस एरिया क्या करते हैं, बड़ा करके रखते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, मोर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोर विल बी द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मोर विल बी द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, है ना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा मतलब गैसेस क्या एक्सचेंज होगा, है ना। डिफ्यूजन बोले तो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ज़रा समझो भाई। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, सिंपली एक्सचेंज करके कहाँ चल जाएगा, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्विलाई में आ जाएगा, और एल्विलाई से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ इंटर कर जाएगा, एल्विलाई से ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा कहाँ पे, पल्मोनरी कैपिलरी में, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे जब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, तो ये जो ब्लड है क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, है ना। ये जो ब्लड आगे की तरफ चला गया, ये कौन सा ब्लड हो गया, तो इसे हम कहने लगते हैं क्या, जब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो आगे वाले बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इधर से जो ब्लड आया है इसको हम कहते हैं क्या, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये लंग्स के पास ब्लड गया है ना, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है, सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ज़रा समझिए। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया, मान लो हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HB से, चलो। तो अगर ये ब्लड के अंदर में इसकी कमी हो जाए तो आपको पता है हीमोग्लोबिन का एक ही काम है क्या, वो करता है ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन गैस से बाइंड कर जाएगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। जरा कैसे, जरा समझो। हीमोग्लोबिन है, जो भी हमने एयर इनहेल किया, हमारे ब्लड में जो भी एयर आया उसके साथ साथ ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, HbO2, है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है किसका, ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी कि अब ड्यू टू डिफिशियंसी के कारण, चूंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या था, ऑक्सीजन गैस से बाइंड करना था, अब जब डिफिशियंसी हो गया तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेड होगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। बॉडी के अंदर में कमी हो जाएगी, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा, हमें वीकनेस होने लगेगा, वीकनेस होगा, बेमतलब का थकान होगा, फैटिक हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लोज डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ मान के चलो, हम क्या कह रहे हैं, ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है कि वीकनेस हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, और अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भाई बहुत दिक्कत होगा। एक और यहाँ पे चीज़ होता है, आप नौजिया भी बोल सकते हो, यहाँ पे नौजिया भी होने लगता है। एक और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस लिखना है, नौजिया, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स
वाई इज इट नेसेसरी, डबल सर्कुलेशन जरूरी क्यों है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब करिए। तो डिस्क्राइब कैसे करोगे भाई? अच्छा, पहली बात तो अब लिखोगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो आप डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या लिखोगे? जो ब्लड है ना, ब्लड पास करता है हार्ट से 2 बार एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन अ सिंगल साइकिल। एक सिंगल साइकिल में, एक सिंगल, इधर लिख लेते हैं, एक सिंगल साइकिल में जो ब्लड है हार्ट से 2 बार पास आउट करता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इसके फायदे क्या है और मतलब ये जरूरी क्यों है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इट इज नेसेसरी। तो मान लीजिए एक यहाँ पे छोटा सा डायग्राम अपन बना लेते हैं कि ये है हमारा हार्ट, मान लो छोटा सा डायग्राम है, समझने के पर्पज से बना रहे हैं बस। ये है हमारा हार्ट मान लीजिए, ठीक है। और इधर ऊपर की तरफ अपन बना लेते हैं क्या? लंग्स। ये है लंग्स। और इधर बना लेते हैं अपने बॉडी या फिर टिश्यू, आप जो भी कह लो, ये भी या फिर टिश्यू लिख लो सिंपली। तो आपको पता है कि जो टिश्यू है वो बेसिकली क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है लगातार। रेस्पिरेशन में क्या करता है? ये लगातार फूड का ब्रेकडाउन करेगा। और आपको पता है जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, तो कार्बन डाई गैस रिलीज होता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। साथ में वाटर भी बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता है बेसिकली। लेकिन टिश्यू लगातार यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? टिश्यू यहाँ पे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हम तो अगर हमारे ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा रहेगा तो हमें दिक्कतें होंगी, है ना। हम लोग को थकान होगा, एक तरह से फैटिगनेस होगा, नौजिया होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें होने लगेगी। तो बेसिकली हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमारे सेल्स और हमारे टिश्यू जो है अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि उनका वो धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट कर देंगे, डेड करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमें लंग्स से क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़रा देखिए इस बात को, आपने पढ़ा है कैसे कि यहाँ से लंग से एक कैपिलरी निकलती है जिसे हम बोलते हैं वेना कावा, जो ब्लड लेके कहाँ पर जाएगा? वेना कावा ब्लड लेके चला जाएगा राइट एट्रिया में, है ना। राइट एट्रिया से फिर जो ब्लड है, राइट एट्रिया से ब्लड जो है फिर कहाँ चल जाता है? राइट एट्रिया से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। और लंग्स के पास इसको लेकर कौन जाता है? तो लंग्स के पास इसको लेकर जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, इसको ले जाता है लंग्स के पास, ठीक है। चलो भाई इधर लिख लेते हैं, ये क्या है? ये वेना कावा है। और ये नीचे से चूंकि ब्लड ले आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब देखो भाई, ब्लड पहुंच गया, मतलब ब्लड पहुंच गया हमारा कहाँ पे? लंग्स के पास पहुंच गया। और इसको लेके कौन गया? पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होगा? लंग्स यहाँ पे क्या ऐड करेगा? क्योंकि लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब यहाँ पे जो कैपिलरी है इसके अंदर में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ इंटर कर जाएगा? ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा इस ब्लड में। यानी कि ये जो ब्लड यहाँ से गया था, ये ब्लड कैसा था? इस ब्लड के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड था। इसलिए हम इस ब्लड को, ये जो भी ब्लड यहाँ पे फ्लो करते हुए जा रहा है, इस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड था, ठीक है। ये था डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड था, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है ये। अब जैसे ही लंग्स के पास ये ब्लड पहुंचा तो लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ गया कहाँ पे? ब्लड कैपिलरी में। और फिर इसी कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा था वो कहाँ चल जाएगा? इसी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ चल जाएगा? लंग्स में चल जाएगा। और लंग्स से फिर बाहर हम लोग इसको एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब निकलता है एक वेसल जो ब्लड को लेके कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में, है ना। इसे हम बोलते हैं, इस वेसल का नाम है, ये है पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के अंदर में आपने देखा है कि ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है ना, ठीक है। अब ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे बोल सकते हैं ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड है पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से इसको ट्रांसमिट करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन प्रेजेंट था? यहाँ पे एक वेसल जिसे हम बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा क्या करेगा? पूरे वापस टिश्यू के पास एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा? पहुँचा देगा, है ना। ये ब्लड कैसा होगा? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
ये है क्या, ये कौन सा ब्लड है, ये एक्सीडेंट, और इसको लेके कौन जा रहा है, तो एओर्टा दे रहा है, ठीक है। तो यही नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जो हमारे टिश्यू है उसको ऑक्सीजन चाहिए हमेशा लगातार, क्योंकि वो हमेशा अपना काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करे जा रहा है, ठीक है। यानी कि लगातार अपने वर्क करने के लिए, टिश्यू को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है भाई, लगातार टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचाना है, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। क्या डिफरेंसेस है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ट्रांसपोर्ट के में, जरा देखो भाई। आपको तो पता है जाइलम क्या करता है, जाइलम कंडक्शन कराता है किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, है ना। कंडक्शन करवाता है किसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का कराएगा, है ना। कहाँ से, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या, जाइलम के अंदर होता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। यहाँ पे क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होएगा, ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम बेसिकली कंडक्शन करवाता है किसका, फूड का, है ना। ये करवाता है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम लीफ टू रूट, आप बोल सकते हो लीफ टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, लोअर एंड अपर पार्ट भी, ऊपर की तरफ भी जाता है ना, लोअर एंड, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ प्लांट की, प्लांट्स बॉडी, प्लांट के बॉडी में यहाँ अपर भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है, लोअर भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है। यानी कि फ्लोएम के अंदर कैसा फ्लो होता है, तो आप बोलोगे बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है फूड का, है ना, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। ये है फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पीछे मैंने अभी बनाया था ये लंग्स के बारे में, ये लंग्स का डायग्राम मैंने पीछे ही अभी आपको बता रखा है। मान लो ये हमारा क्या है, एल्वियोलाई ना, सॉरी, मान लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा राइट लंग्स बना लेते हैं। चलो डायग्राम जरा समझते हैं। ये एक थोड़ा सा एक ग्रूव होता है राइट लंग्स में, जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, जहाँ पे हमारा क्या है, हार्ट है। तो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, मान लो यहाँ पे, यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स, है ना। तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या कराता है, लंग्स हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो क्या कर रहा है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज में मदद कर रहा है। गैसियस एक्सचेंज में किसका, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, एल्वियोलाई के अंदर में चल जा रहा है, और ऑक्सीजन क्या आता है, वापस ब्लड में यहाँ पे इंटर कर जाता है। मैंने अभी पीछे डायग्राम में, ये पीछे एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे आपको मैंने समझाया था। ये क्वेश्चन कहाँ रहा, ये रहा, देखो ये रहा एल्वियोलाई का काम। यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज आउट होकर चल जा रहा है कैपिलरी में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर वापस में चला जा रहा है लंग्स में। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो इस गैसेस की एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा था, हमारे कैपिलरी में ऑक्सीजन, ब्लड का के अंदर ऑक्सीजन का ये एडिशन होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया हमारा। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है किसकी वजह से होता है, एल्वियोलाई की वजह से होता है। अगला पूछ रहा है कि बताइए नेफ्रॉन क्या करते हैं भाई। तो नेफ्रॉन का डायग्राम आपने पढ़ा होगा, तो ज़रा देखिए भाई। ये है सबसे अपर पार्ट है, ये क्या, इसे हम बोलते हैं बाउंस कैप्सूल। और बाउंस कैप्सूल की वजह से जो घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, यानी कि पीसीटी, है ना। फिर यहाँ से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, ये हो गया ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। और फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जा रहा था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर ये ऐसे फिर कॉइलिंग होगी, इसे हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे की तरफ। और फिर ये आगे की तरफ होता है कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ये है हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट,
यहाँ पे बहुत सारे और नेफ्रॉन्स आके जुड़ सकते हैं यहाँ पे, अब ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल जो भी आप कह लो। ये है क्या, ये है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है लूप ऑफ हेनले, है ना, ये नीचे की तरफ चल रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है, आप समझ जाओगे। ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है हमारा क्या, कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो इनका फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि पीसीटी क्या करता है नेफ्रॉन के अंदर में, पीसीटी के अंदर में रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका किसका, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। साथ में अमीनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यूरिक एसिड वगैरह सबका रीएब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और किसका, कार्बोनेट आयन वगैरह भी कह सकते हो। चलो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप कहोगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप बोलोगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि किसका, NaCl, NaCl बोल सकते हो, है ना, Na+Cl- यहाँ पे NaCl का यहाँ पे होता है रीअब्जॉर्प्शन। फिर डीसीटी के अंदर में बात करेंगे तो डीसीटी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। डीसीटी में यहाँ पे होगा सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, है ना, साथ में कुछ पोटेशियम आयन भी हो सकता है, साथ में बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं, HCO3-, यहाँ पे इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और वापस जब आओगे कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ से यूरिया भी कभी कभी रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आ जाता है, वापस से आ जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है ना। तो ये है क्या, फंक्शन का, नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को जितना हो सकता है डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।